नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से एक ऐसी प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रही हूँ व्याकरण की दृष्टि से, जो हर एग्ज़ाम में, हिंदी की कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो मैं प्रश्नोत्तरी शुरू कर रही हूँ, इसमें या कहें कि हम विस्तार से पढ़ने के बाद हम एक PYQ लगाएंगे कम से कम 100-200। तो इससे हमारा जो है व्याकरण का जो है वो बहुत ही डीपली तैयार हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पे गलतियाँ करने की वो नहीं रहेगी कि मतलब हम गलती करें। तो अगर आप इस प्रश्नोत्तरी को शुरू से देखेंगे तो आपके पास एक अधिक मटेरियल रहेगा कि हाँ भाई, क्या सही है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हाँ हमें पढ़ना चाहिए। और अगर आपको नहीं टाइम है, सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुन के ही अगर इसे आप रिवीजन की तरह करेंगे तो भी आपके परीक्षाओं में काफ़ी सहायता करेगा ये प्रश्नोत्तरी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो मैं सीरीज़ चालू कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ मैं अच्छा आपको समझा पा रही हूँ तो आप इसे जो है इसमें कमेंट करिएगा। और अगर अच्छी लगे ये प्रश्नोत्तरी या ये जो सीरीज़ है, पहले हम विस्तार से पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे, तो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है जिसको मैं आप लोगों के साथ शुरुआत कर रही हूँ, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो वही वर्णमाला से समझिए कि जैसे अक्षरों की एक माला, तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ह्रस्व, ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 प्रकार के होते हैं। और दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 प्रकार के होते हैं। और व्यंजन, व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो एक ये पूछा जाता है, ये और ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो ये आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे चलिए, स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्ण व्यंजन 4 से। अगर आपसे व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है एग्जामिनर तो आप सिर्फ 33 ही बताइएगा, ये नहीं कि आगत व्यंजनों को भी कर दीजिए और यहाँ पे जो 2 अधिक है उसको भी। आपको सिर्फ 33 बतानी है। और अगर आपको स्वरों की संख्या बताना हो तो सिर्फ 11। तो स्वर हमारे 11 और कुल व्यंजन की संख्या 41 है, दोनों मिला के 52 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही हम पहले से पढ़ रहे हैं हमेशा बात, लेकिन देख लीजिए विशेषकर से जो हमें सरल लगता है वही भी हमारी त्रुटि हो जाती है, क्योंकि हम उसे सरलता से सोचते हैं कि ये आ जाएगा। ऐसा नहीं, एग्ज़ाम में चाहे सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न, नंबर सबके एक ही समान है, अंक। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद हिंदी वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब बस आप इतना समझिए कि जिस स्वर को बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है उसे ह्रस्व स्वर, और उसे दीर्घ स्वर, और जिससे हम ज़्यादा मतलब कम में बोल रहे हैं समय में तो वो हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर ये दोनों एक ही होते हैं, ये होते हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ हमारे होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये वीडियो मेरा मैं बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरा सबके लिए है, चाहे वो जैसे कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है, इन सब के लिए मेरा ये वीडियो है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी में। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप क्या कहते हैं वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप बस इसे सुनिएगा तो भी आपको मेरी जो है जो ये हमें व्याकरण पढ़ा रही हूँ वो आ जाएगा आपको समझ में। तो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ और आगत स्वर आ। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर,
ये और बहुत ही और समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अविवृद्ध, अर्धविवृद्ध, ये जो 6 हैं, ये 6 और हाँ मुझे लगता है 4 हाँ 9 है, तो 9 या तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग 7 हैं ये टोटल। अग्र स्वर हमारा है अ, ई, ए, मध्य स्वर है अ, पश्च स्वर है आ, उ, ओ, औ, आ, समृद्ध स्वर है ई, उ, अर्ध समृद्ध है ए, ओ, और विवृत है आ, ए, अर्ध विवृत ए, आ, ओ, आ। मैं इन्हें हमेशा अंकों से याद कर लेती हूँ, जैसे किस नंबर पे कौन सा अंक है तो वही अक्षर वर्ड को हम ऐसे याद करते, तो आप भी अपनी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। मूल व्यंजन, कुल व्यंजन 41। कुल जब बात करेंगे तो स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे, लेकिन जब मूल व्यंजनों की बात करेंगे तो सिर्फ व्यंजन आएंगे जो 33 होते हैं। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो वो 25 होती है। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो वो 2 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। उस व्यंजनों की संख्या 4, आगत व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन मैंने अभी आपको बताया ही था ऊपर, छत्रंग्याश्रम। तो अभी संयुक्त व्यंजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि ये जो है ना अक्सर पूछा जाता है। तो छ, क और श से, त्र और र से, ज्ञ, ज और य से, और श्रम स और र से मिलके बनता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग्या। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ही आपको त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ से अंतस्थ व्यंजन ये हमारे होते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उस व्यंजन श, ख, श, ह, उस व्यंजन है। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज और फ, ये आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग, ज्ञ, श्रम संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अर्ध स्वर, अब देखिए अंतस्थ में चारों आ जाएंगे य, र, ल, व, लेकिन जब अर्ध स्वर की बात करेगा तो सिर्फ य और व आएगा। और लुंडित व्यंजन र और पार्श्विक व्यंजन ल। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, हम लोग सोचते हैं लुंडित है तो ल हो जाएगा, पार्श्विक इसमें र है तो र हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप बस इतना उल्टा कर दीजिए उसका। जो लुंडित में ल है तो उसमें र आएगा, पार्श्विक में जो है पार्श्विक में र ऊपर लिखा है तो इसमें ल आएगा। बस ऐसे ही थोड़ा ट्रिक से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? छोटा स, श, ख, श, ख, ह, ये। उच्छिप्त व्यंजन ड और ड़। आघोष व्यंजन कौन से होते हैं? आघोष व्यंजन प्रत्येक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, ख, श, ये हमारे आघोष व्यंजन होते हैं। इसमें देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, प्रथम मतलब पहला और द्वितीय मतलब दूसरा। तो आप ये समझिए 12 वर्ण जो है ना, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आघोष व्यंजन 12 आघोष, ऐसे आघोष 12 ऐसे करके कर देंगे तो ये आपके जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सघोष व्यंजन, इसमें भी आप ट्रिक से याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड, ज, य, र, ल, व, ह, ये जो है ये तो आपको याद ही हो जाएगा। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, उसके बाद पंचम, मतलब 345 सघोष व्यंजन, ये याद कर लीजिए। लेकिन आप ये भी याद करना है ड, ज, य, र, ल, व, ह, ये हमारे हैं सघोष व्यंजन। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, मतलब प्रथम, जब आप ऐसे अंकों से याद कर लेंगे ना, तृतीय और पंचम, ये अल्प प्राण है। मतलब इतना देखिए दिमाग लगा कर लीजिए बस कि दिमाग में कि जो ज़्यादा है वो अल्प प्राण है और जो थोड़ा है वो
महाप्राण है। तो अल्प प्राण में 135 वर्ण, मतलब प्रत्येक वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब य, र, ल, व ये आते हैं। तो इसमें कम सांस लेनी पड़ेगी ना, अल्प प्राण ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे य, र, ल, व, और महाप्राण ये ज़्यादा है, मतलब इसमें कम है। तो ये महाप्राण का प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण स, ख, श, ह ये हमारे हमेशा महाप्राण आते हैं। तो महाप्राण में हमारे क्या कहते हैं 24, मतलब आप समझिए 24 जो है वो हमारा महाप्राण है। ठीक है। नासिक के व्यंजन इड़, ई, ड़, ई, ड़, न, म, इड़नम, तो ये हमारा नासिक के व्यंजन होता है। कंठ व्यंजन अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग्य, मतलब आप यहाँ आप ध्यान दीजिएगा जो कंठ है, जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, हमारा जो वर्णों का उच्चारण है कौन से वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं। तो जैसे आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग्य, ह ये हमारे कंठ वर्ण से हैं। तालव्य से है व्यंजन है च, छ, ज, झ, य और श और ये तालव्य है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, सब जो भी क्लास पढ़ाता है, कोई भी क्लास पढ़ा है वो सब बुक से ही है। तो क्यों हम जो मेन बुक है जिसे हमें विस्तार से पढ़ने को मिल रहा है हम वहाँ से पढ़े ना, हमें तो काट छाट के नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि यहाँ इस इतना ही पूछे, नहीं, कहीं से भी पूछ सकता है, विस्तार से पूछ सकता है। तो आप अक्सर बुक से पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। मूर्धन्य व्यंजन द, ट, ठ, ड, ढ, अड़ और श, देखिए ये तो याद हो जाएगा, लेकिन जो कंठ वर्ण में ये हैं, ये हा, ये देखिए ये जो हा, ये याद करिए, कंठ वर्ण में हा है, हा, कंठ में हा आ गया, उसमें तालव्य में श और ख आ गया। ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य में खटखड़वा श आ गया, इसमें ये आता है, सॉरी ये आता है। और इसमें ओष्ठ व्यंजन में क्या आएगा प, फ, और इसमें आगध व्यंजन भी आएगा ओष्ठ व्यंजन में ब, भ, म ये आएगा। और दंतोष्ठ जो दांत और ओठ दोनों से निकलते हैं वो हमारे व होते हैं। ठीक है। अब अयोगवा, अयोगवा कितने होते हैं 2, अयोगवा कितने होते हैं 2, कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार का चिन्ह आप देख ही रहे हैं और विसर्ग का चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए अयोगवा। अब ये देखिए सबसे देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट में मैं कहूँ तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि कौन सी है, तो ये है हाँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं, हा को कहते हैं। स्वर यंत्रामुखी ये भी हा को कहते हैं। घोष ध्वनि ये भी हा को कहते हैं। ध्वनि ऊष्म ध्वनि ये भी हा को कहते हैं। तो ये हमारे सारे उच्चारण स्थान हैं जहाँ से हमारे वर्णों की उच्चारण होते हैं। अब हमारा ये जो स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कंठ तालु, कंठ तालव्य ए और ए, मतलब अब इसमें आपने यहाँ व्यंजन देखा, लेकिन यहाँ पे स्वर की बात हो रही है। तो स्वर आप एक बार देख लीजिए, कंठ से कौन से स्वर उच्चरित होते हैं, हा, अरे आ और आ, तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं कंठ से उच्चरित होते हैं। आ ये और अंग और आ ये सब हमारे जो है क्या है कंठ से है। तालु से ई हमारा तालु से उत्पन्न होते हैं। मूर्धन्य री हमारा क्या है मूर्धन्य है। और कंठ तालु से उत्पन्न, दोनों कंठ और तालु दोनों से उत्पन्न कौन से होते हैं, ए और ए। ओष्ठ कंठ से ओ और आओ आदि होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं, ये बहुत है। और ये ओष्ठ से उ और उ, तो ध्यान दीजिए कंठ से अ और आ, तालव्य से ई और ई, मूर्धन्य से री और कंठ तालु से ए और ऐ, ओष्ठ और कंठ से आओ और ओ और आओ, और ओष्ठ से औ और उ। ठीक है, ये हमारे हो गए कंठ तालु से। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने ऊपर ही आपको पूरा पढ़ा दिया था ना, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो रोक के।
तो यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण में अंतर, अगर आपसे कभी अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पूछ देगा तो आप क्या वो बता सकते हैं ना, तो वही आपको पूछा बताया। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार में क्या होता है, नाक से हम ज़्यादा सांस लेते हैं और मुख से हम कम लेते हैं। इसके उदाहरण हैं अंग, अंक, अंश, ये हमारे अनुस्वार है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है क्योंकि यह एक व्यंजन है। वर्ण पर बिंदु लगाने की जो प्रक्रिया है वो किसमें है, अनुस्वार में, क्योंकि यह एक व्यंजन है, क्योंकि ये क्या है, एक व्यंजन। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण पर बिंदु, और यह अनुस्वार एक क्या है, व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है जैसे अंगुष्ठ, दंत, अंत्र। तो देखो आपको दो चीज़ें यहाँ तैयार हो गई। एक तो तत्सम शब्द, जब भी आप देखिएगा अनुस्वार लगा है, बिंदु, वर्ण पर बिंदु लगी है, तो आपको ये तत्सम शब्द होंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अनुनासिक, अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक है के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे आंत, गांव, चिड़िया आदि। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इससे यहाँ पे क्या था, नाक से ज़्यादा सांस निकलती है और यहाँ पे नाक से कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक निकलता है। अनुनासिक का स्वरों का पर चंद्रबिंदी लगती है। अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्रबिंदी लगती है और तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, साचा, आँख, अंगना। सॉरी, आप बोल के भी, बस आपको बोलना है तो भी आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे चंद्र बिंदी लगी होगी या चंद्र बिंदु लगी है वहाँ पे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि मतलब क्या छोड़ें, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो सब इम्पॉर्टेंट ही है। अगर हम कहें कि इसमें कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते। कहाँ से एग्जामिनर क्या पूछ दे किसी को पता नहीं रहता। छोटी छोटी चीज़ें भी हमें एग्ज़ाम में ऐसी लगती हैं कि बहुत हार्ड है, कठिन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो छोटी है वह बड़ी, मुश्किल हो या सरल हो, सबको पढ़ना है आपको। भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है, उपवाक्य। उपवाक्य से भी छोटी इकाई क्या है, पदबद्ध, और पदबद्ध से भी छोटी इकाई पद या शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि। तो ध्यान दीजिएगा, हम नीचे से शुरुआत कर रहे हैं कि अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। पद से छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। पदबद्ध से छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबद्ध होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। ठीक है, अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और वर्णमाला, वर्णमाला को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपको आता ही है। अब यहाँ पे जो कुछ प्रश्न है जो पहले प्रीवियस ईयर हैं तो उन देख लेते हैं ना, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके उच्चारण, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसी ध्वनि वर्ण। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, आपको बताया, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं, 7। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा। ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं, ट वर्ग में ड। ये सब मतलब प्रीवियस ईयर हैं, तो इसको आप बस एक एक बार पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रही हूँ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। कंठ ध्वनि कौन सी है, क ख। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ड और ड। अल्प प्राण है, क और ग। नासिक व्यंजन कौन सा है, ड इड़नम।
ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ए और आई वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। देखिए ये इम्पोर्टेंट है ये। और एक आपका यहाँ पे अभी आएगा अयोगवा वर्ड कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो अंग और आह किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। दिल्ली श ख श ह कौन से व्यंजन है? असंघर्षी भी हैं और ये ऊष्म भी हैं। उसके बाद स ख श ह संघर्षी और ऊष्म। कौन सा घोष वर्ण है? म। हिंदी में मूलतः कितनी संख्याएं मिलती हैं वर्णों की? तो यहाँ पे 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? छ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अघोष वर्ण कौन सा है? स अघोष वर्ण है, इसे महाप्राण भी कहते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ वर्ण किस वर्ण से संयोग से बना है? ज और इया। हिंदी शब्दकोश में याद रखिएगा आधे जैसे बना है, तो पूरा जमत आप एग्जाम में लगा दीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है छ का क्रम। हिंदी स्वध्वनि है तालव्य अघोष महाप्राण। हिंदी की स्वध्वनि है अल्प प्राण। अघोष है वो और महाप्राण। ठीक है। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और ख खटकोड़वस्सा। य र ल व इसे क्या कहते हैं? ये अंतस्थ वर्ण है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में समय अधिक लगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। जिनका उच्चारण ऊपर से के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जो ऊपर के दांतों से जीभ का टकराना होता है वो दंत कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स ख श ह। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु तालव्य। ड का उच्चारण स्थान है नासिक्य। अयोगवा है अनुस्वार और विसर्ग। अर्ध स्वर है य र ल व। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग मूर्धन्य। अयोगवा कहा जाता है विसर्ग एवं अनुस्वार को। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और श। दंतव्य वर्ण है त। हिंदी शब्दकोश में अ और अ वर्ण में पहले आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब अब ये आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये जो है पूछता है विसर्ग और अनुस्वार। विसर्ग मतलब ना, तो अनुनासिक होते हैं ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आँख, दांत। और निरुनासिक में क्या होता है? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर। विसर्ग व्यंजन यह व्यंजन है और इनका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसे अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है। स्वतः दुग्ध अंतः। स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे जीभ जो है स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। देखिए आप लोग, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च भाग। ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो जहाँ अग्र भाग से क्या होता है? ई, ए और ए। ज़्यादातर व्यंजन में ही पूछते हैं। अरे स्वर में, व्यंजन में उतना नहीं पूछते, लेकिन स्वर में ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। ई, ए, ऐ ये अग्र भाग है। मध्य भाग अ और पश्च भाग उ, ओ, औ, आ। मतलब अगर आप जो है बोल के भी बता देंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। अब जीभ के भाग के आधार पर, मतलब अभी तो जीभ का भाग था, लेकिन अभी जीभ के भाग आधार पर, मुखाकृत के आधार पर अलग अलग। ठीक है, तो मुखाकृत के आधार पर होते हैं समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर और स्वरों की संख्या। समृद्ध स्वर होते हैं ई ये और पश्च उ ये 4 होते हैं। ई और उ ये हमारे 4 समृद्ध स्वर होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर ए ओ ये 2 होते हैं। अर्ध विवृत स्वर ए आ
औ आ। आगत जो आ है वो भी अर्धविवृत स्वर में आता है। विवृत स्वर होते हैं आ, और स्वरों की संख्या होती है 4 जो अग्र हैं, और मध्य भाग का सिर्फ 1 होता है, और पश्च भाग में सिर्फ 6 होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र से याद करना चाहिए। वृत्तमुखी उ ओ औ आ, आवृतमुखी आ ई ए, ये ओष्ठाकृत के आधार पर पाए जाते हैं। मात्राओं का तो क्या, मात्रा तो आपको आती ही है, लगा लेंगे आप, मात्रा का तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं आप। अब यहाँ देखिए, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये सब जो है हमारे स्थान के आधार पे हैं। तो क वर्ग में आपको पता ही है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हमारा है कंठ, और वर्ण है नाम कंठ। हाँ, मतलब ये यहाँ से वो होता है, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसमें ज़्यादातर स्वतंत्रीय ह, ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है स्वर तंत्रीय, ये ह है। और दंतोष्ठ हमारा, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये और ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वस्य, ये हमारे होते हैं न, स, ज, र, ल, ये हमारे, ये दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा से निकलते हैं, इनका स्थान है। और दंतोष्ठ हमारे होते हैं व और फ। ठीक है, और ये हा हमारा स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र ये व्यंजन होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, अभी आपको समझ में आ गया ना कि ये दिखाते हैं, एक मिनट आपको, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हो, स्थान से के आधार पर होता है, प्रयत्न के आधार पर होता है। तो स्थान के आधार पर आप देख लिया, प्रयत्न के आधार पर देखिए, प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों का अर्थ होता है। तो उच्चारण अवयव द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर, तो कितने प्रकृति होती हैं प्रयत्न के आधार पर? स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, उत्क्षिप्त, अयोगवाह। फिर से देखिएगा, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अयोगवाह। अब अंतस्थ व्यंजन में 3 प्रकार हैं, अर्धस्वर, लुंढित स्वर, पार्श्विक स्वर। ये मैंने आपको आगे बताया था। तो जो यह वह है, ये अर्धस्वर है, र लुंढित है, और ल पार्श्विक है। स्वतंत्रियों के में उत्पन्न कंपन के आधार पर, मतलब जो कैसे उस उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर, अघोष और सघोष, ये समझ लीजिए। इसको तो आप हमेशा जब भी पढ़िए इम्पोर्टेंट ही करके पढ़िए, क्योंकि इसको तो आना ही आना है। इन ध्वनियों में उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, इसमें आपको स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, और तथा फ, स, ख, श अघोष हैं। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अब इसमें आप बस ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम जो है प्रथम और द्वितीय, मतलब 12 जो है अगर आ गया तो आपका हो जाएगा वो। ठीक है, और इसमें सघोष, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग में के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण होते हैं, इड़, इड़जय और र, ल, व, ह, मतलब ड, ड, ज, य, र, ल, व, ह, और सघोष व्यंजन। इस और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे स्वर हैं, ये हमारे किस किस कौन से हैं? ये हमारे सघोष में हैं। ठीक है, और ये इनका मतलब तीसरा, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये 345 आप इसको अंक के तो, अगर आपको एक अच्छे से याद हो गया तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा मतलब तालिका बनाए हैं, तो आप इसे अच्छे से या तो लिख लीजिएगा या तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, श्वास,
प्राण की मात्रा के आधार पर। अब मतलब यहाँ पे आप क्या देखे थे, स्वर तंत्रियों के उत्पन्न कंपन के आधार पर आघोष और सघोष की बात होती है, और श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण की बात होती है। तो अल्प प्राण, प्राण का अर्थ वायु, प्राण का क्या अर्थ होता है, वायु। सही बात है, अगर हमारे अंदर वायु ने सांस ही न लेंगे तो हम कहाँ से जिएंगे, नहीं जी पाएंगे ना। उनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। मतलब अल्प प्राण में आप ऐसे याद कर लीजिए, जो अल्प प्राण है उसमें जो वायु है, जो श्वास की मात्रा है वो कम है, ठीक है। और इसको कैसे पहचानेंगे, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीया, पंचम वर्ण, य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण आते हैं, वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण में कौन कौन से हैं, प्रथम, अल्प प्राण कौन से हैं, प्रथम, उसके बाद तृतीया, उसके बाद पंचम, मतलब 135 है वो हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अब अंतस्थ वो हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। महाप्राण, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग स, ख, श, ह और ऊष्म वर्ण होते हैं। तो महाप्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और यही बस 24, ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या थे, 135, अल्प प्राण क्या है 135 और महाप्राण क्या है 24, ये हमारे हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में देखिए क, ग, ड़, इया, छ, ज, इया, ट, ड़, ड, ऐसे पढ़ लीजिएगा। तो आप मतलब ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही ध्यान देंगे, मतलब सिर्फ यही इतना ही समझ लेंगे ना, बस आपको ये ध्यान देना है, यही समझिए इम्पॉर्टेंट है, ये और ये आपको ध्यान रखना है कौन किस में आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। कैसी क्लास लगेगी आपको बताइएगा। अगर आपको मेरी जो मतलब आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो बताइएगा, अगर थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब अभी आप निरुनासिक व्यंजन और ये सब तो मैंने आगे आपको पढ़ाया ही। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कुछ यहाँ पे ना नौविक व्यंजन होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ये हम इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं वो ऐसे व्यंजन। इसके बाद यहाँ चलते हैं, संयुक्त व्यंजनों का स्वर प्रयोग। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। तो आपको मैंने ऊपर ही बताया था, छत्रंग या श्रम, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और वो किससे मिलके बने हैं, तो छ, क और ख से, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और य से, और श्रम श और र से, ठीक है। तो ये इसको आप हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट ही समझिए, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन का एक और क्या नाम है, व्यंजन गुच्छ। इनकी पहचान यही है कि ये एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। जैसे सप्ताह, स्वप्न, स्त्री, राष्ट्रीय, विख्यात, लक्ष्य, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप व्यंजन द्वित्व, मतलब जो 2 व्यंजन से प्रयोग होते हैं। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, 91, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 बार कोई भी व्यंजन को 2 बार प्रयोग करें तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। विशेष, हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण ही होगा, जैसे अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि। विशेष बात आपकी है कि 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते हैं। जैसे 24 होता है ना महाप्राण,
आपको बताया ना 24, तो 24 ऐसे समझ लीजिए दोनों महाप्राण व्यंजन कभी मतलब द्विप्त होकर नहीं आएंगे। ठीक है, अब पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण ही होगा, जैसे अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये अच्छा जो है वो अच्छा जो है वो महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। ठीक है, बुद्धू, मुट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि। अब आगे देखिए, उच्छिप्त व्यंजन, हिंदी के ड और ड व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। उनके उच्चारण में जीभ और ऊपर मुद्रा को स्पर्श करने के तुरंत नीचे गिरती है। अयोगवा हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को अ का आधार लेकर अ तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः यह ध्वस्वर ध्वनियाँ तो नहीं है, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिना जाता है। स्वरों में किन्हें गिना जाता है? अयोगवा को, मतलब अनुस्वार और विसर्ग दोनों को, अयोगवा को हम व्यंजन में गिनते हैं। संस्कृत व्याकरण में इन्हें अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवा कहते हैं। जो योग न होने के पर साथ रहे उन्हें अयोगवा कहते हैं। जो योग होने न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवा कहते हैं। उसके बाद विराम चिन्ह। तो अगर जितना मैंने पहले पढ़ा है, अगर आपको कहीं भी कुछ मेरी आवाज़ समझ में ना आ रही तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरा शुरुआत है तो मैं उतना मतलब बोलने में वो नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को सब सही से पढ़ाया है। तो आप अब विराम चिन्ह पे पढ़ेंगे, मतलब एक रिवीजन की तरह आप इसको पढ़िए। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हर काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वो पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो पूर्ण विराम है वही एक जो है हिंदी का है, बाकी सब जो है अंग्रेजी के विराम चिन्ह हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ विराम चिन्हों से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसी के पूरा गया। विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। अल्प विराम का चिन्ह होता है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? मतलब ऐसे, बस ऐसे थोड़ा सा, बस ऐसे कर देंगे टेढ़ा सा, अल्प विराम। ठीक है, फिर अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह होता है ऐसा, फिर ऐसा, अर्ध विराम। ठीक है, फिर हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है? त्रुटि विराम का। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक का हुआ है। ठीक है, ऐसा कहाँ आया ना। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह है। उपविराम चिन्ह कौन से होते हैं? उपविराम, उपविराम हमारे 2 बिंदु ऐसे होते हैं, उपविराम हो जाते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम का। अल्प विराम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है एग्जाम में कि अल्प विराम का मतलब ये वाला, ये किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाए तब उद्धरण का चिन्ह होता है। मतलब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह में ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे जीरो की तरह। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दे दो। ठीक है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। रात्रि और निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो ऐसे डबल लाइन आएगी ना, रात्रि और निशा में। लोप निर्देश
का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। कितने बताए हैं कामतानाथ गुरु ने? 20। अब इसमें आप लोग देखिए, हाँ ज़्यादातर क्या पूछेगा हिंदी में? अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न विराम, आदर्श चिन्ह, निर्देश, संयोजक पूछ सकता है, संयोजक चिन्ह। उसके बाद विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ये सब उतना पूछता है, ठीक है। उसके बाद बस इसमें इतना ही पूछता है। तो यहीं तक आज हम अपनी प्रश्नोत्तरी को जो अपना मतलब पढ़ाना था, ये वर्णमाला और विराम चिन्ह, मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ। कल मैं इसकी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो आप जितना भी मैंने पढ़ाया है सिर्फ इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए और इसे बस सुनिए। एक बार 2 बार सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।